Following is the summarized trial balance of Fortune Trader for the year ended June 16. रुपीज एंड 1000 है, इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है हमें। सर एक बात जी, क्वेश्चन 3 का भेज देंगे ना स्पेशल? हाँ जी, ये 4 का भी आज भेज दूंगा, 3 का भी और नेक्स्ट 2 का भी भेज दूंगा। बिल्डिंग कॉस्ट आपको गिवन है। अब देखें, अब कल वाली बातें अगर आपको याद है ना, मैंने कहा है ना 4 सवाल इंसानों की तरह, जिंदा इंसानों की तरह, इंसान तो आप हो माशाल्लाह, जिंदा इंसानों की तरह अगर समझ लो तो आपको उसके बाद सारे सवाल हल होना शुरू हो जाए, लेकिन उसकी बातें भी प्रॉपर याद रखनी है। क्या लिखा हुआ है? समराइज ट्रायल बैलेंस, और किस डेट, कौन सी डेट है हमारी? डेप्रिसिएशन के साथ कौन सी डेट है? ओपनिंग है या एंडिंग है? ओपनिंग। इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन अभी हमने लेनी है, इस साल की डेप्रिसिएशन हमने प्रॉपर लेनी है, उसने पहले डेप्रिसिएशन नहीं ली हुई। प्लांट एंड मशीनरी और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दूसरी स्टॉक एंड ट्रेड, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैपिटल, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, 12% लोन, ये उसका रेट है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ब्रॉड ऑन, प्रीपेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर पेएबल, कैश एंड बैंक और टोटल। उसके बाद है जनाब हमारे पास लिखता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का रेट, बिल्डिंग का 5%, प्लांट एंड मशीनरी का 10%, और है कौन सा? क्या करेंगे? उसकी जो ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन है ना, वो माइनस करके ये रेट अप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उसको एक तो लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस के अंदर, और दूसरा अपने अपने एसेट में से माइनस कर देंगे, या जो डेप्रिसिएशन गिवन है उसमें प्लस करके माइनस कर देंगे। रिपीटेड एडजस्टमेंट। फिर आओगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 1560 include goods costing rupees 35,000 returned by a customer on 30th June 16 but not yet accounted for। कहता है सेल रिटर्न है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। These goods were earlier sold at cost plus 40%। इसमें अगर आपने गलती की, सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं की, तो बताओ सेल रिटर्न की एंट्री पास कर लो। सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 35 नो, वो तो कॉस्ट है। और मैंने आपको एक बताया था, सेल और सेल रिटर्न हमेशा सेल वैल्यू पे, बाकी सारी इन्वेंट्री की एंट्री कॉस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? दिस इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 35,000। तो कॉस्ट है, कॉस्टिंग, तो हम इसके ऊपर सीपीएस लगाकर सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे। कितनी अमाउंट आ रही है? 49,000। सीपीएस तो सबको लगाना आता है, पक्का? 49,000। अब एंट्री पास कर दी 49,000। अब ये सेल में से माइनस और ये अकाउंट रिसीवेबल में से। अच्छा, सेल रिटर्न को ना क्लोजिंग स्टॉक में ऐड भी करते होते हैं, क्या इसमें करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूड है। अगर वो कहता ना कि ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी इंक्लूड नहीं है, फिर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्लस भी करते हैं। पर आपने कहा था क्लोजिंग स्टॉक में नहीं छेड़ना। अगर वो खुद कह दे, लिख दे, फिर छेड़ देंगे। अगर वो कहता है कि ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल नहीं है, तो फिर शामिल तो होना चाहिए सेल रिटर्न, लेकिन इसमें तो उसने साफ साफ लिखा हुआ है शामिल है, तो शामिल होना भी चाहिए। तो हमने दोबारा क्लोजिंग, सिर्फ ये एक एंट्री पास करिए बस, ठीक है। और हमारे सिलेबस की हद तक जो आई कैप ने सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें तो उसने ये किया हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं छेड़ा हुआ, जब तक कि वो खुद से कोई मसला ना हो। क्लियर? उसके बाद द लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 16। वो जो ऊपर उसने बताया हुआ लोन के बारे में, कहता है वो कब एक्वायर किया है? 1 जनवरी 16 को। अब हमारा ईयर एंड क्या है? इसका मतलब है कितने टाइम का इंटरेस्ट बनता है? 6 महीनों का। 5,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आ गया? 300। क्या फाइनेंस कॉस्ट के नाम से कहीं कुछ बताया हुआ है?
नहीं बताया हुआ तो ये 300 का क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट में भी लिखेंगे और करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। क्या क्या फाइनेंस कॉस्ट तो लिखेंगे और दूसरा क्योंकि अभी पेएबल है, क्योंकि ना पेएबल होता तो कहीं ना कहीं लिखा होता 300। अब उसने खुद भी लिख दिया, देखो जरा, द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल इन 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 8 इक्वल, पहले तो 8 बराबर किस्तें बनाओ ना, 5000 को 8 पे डिवाइड कर, 625 कितना 625 625। आगे वो कहता है commencing from 1st January 2017 interest is payable half yearly on January और जुलाई, जनवरी और जुलाई। हमने तो लिया जनवरी को है, तब तो इंटरेस्ट पे नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब है ये 300 इंटरेस्ट बनता है ना, वो कब पे होगा, अगले साल की पहले दिन, लेकिन 30 जून तक वो पेएबल ही है। 30 जून तक वो 1 जनवरी 2016 को लोन लिया, कहता जब 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा ना, हम इंटरेस्ट जो पे करते हैं, एक जनवरी का दिन होता है, एक जुलाई का दिन, तो जुलाई के दिन पे करेंगे 6 महीनों का इंटरेस्ट, तो 30 जून तक क्या पेड है, नहीं, तो फिर इसका मतलब एक्सपेंस में भी जाएगा और करंट लायबिलिटी में भी जाएगा, वो जो 300 का आपने इंटरेस्ट फाइंड किया। सर जब पर वो हमारे सामने तो नहीं आ रहा। देखिए आपने किस दिन लोन लिया, जनवरी 2016, तो आपका 30 जून 16 एंड ईयर एंड है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट बन गया, आपके जिम्मे तो आ गया ना, 6 महीने गुजर गए लेकिन पे नहीं हुआ वो, तो उसको क्या करेंगे जो अनपेड होता है, 1 जनवरी को ही पे करना था। वो उसने कहा कि ये 2 डेट बताई हुई, या 1 जनवरी को पे करता है या 1 जुलाई को, तो ये दोनों डेट 30 जून के बाद आएगी, तो इसका मतलब है 3 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो पेएबल, 6 महीनों का वो पेएबल है, वो लोन की रीपेमेंट की बात कर रहा है। सर इंटरेस्ट जब देखिए सादा सी बात है, 1 जनवरी को लोन लिया, 6 महीने गुजर चुके हैं, बैंक आपसे इस टाइम का इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, 6 महीने का इंटरेस्ट वो आपसे ले, चार्ट हो गया ना, लेकिन क्या आपने इस टाइम के अंदर पेमेंट की डेट भी है, पेमेंट की डेट उसने बताई हुई है, जुलाई में पे करना है और जनवरी में पे करना है, तो ना जुलाई अभी आया ना जनवरी आया, तो फिर 300 का क्या करोगे, पेएबल है, यानी 6 महीने का इंटरेस्ट बन चुका है। बना कैसे है? अच्छा, अच्छा आप बैंक से लोन ले, उन्होंने कहा मैंने अभी पे नहीं किया, मैंने नहीं पे करना, अभी मना नहीं है, तो चीज बन चुका है, पे नहीं किया, क्योंकि आपने जिस दिन से लोन लिया उस दिन से इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया। अब आपने, अच्छा इसमें ना जो आई के आपने सोल्यूशन दिया था ना, उस सोल्यूशन पे एक एतराज है मुझे, और मैं वो आपसे शेयर भी करता हूँ। आई के आपने अपना सोल्यूशन कैसे दिया था, क्योंकि ये सारे मैनुअल सवाल आए हुए थे, तो असल में इसका होना क्या था, 8 बराबर किससे पे करनी है ना, जो अगले 12 महीनों में बनेगी ना किस्त, तो वो हम क्या लिखते हैं, करंट लायबिलिटी। वो कहता है कि कब कब पे करनी है, वो कहता है कमेंसिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2017। अब आप देखें हम कहां पे खड़े हैं, 30 जून 2016। अब उसने पहली जो रीपेमेंट करनी है वो 1 जुलाई को करनी है, तो क्या मतलब है, क्या 12 महीने के अंदर कोई पेमेंट आ रही है या नहीं, 1 जनवरी 2017। अब 12 महीने कैसे गिनते हैं, इस ईयर एंड से लेकर अगले ईयर एंड तक, ठीक है, कैसे गिनते हैं, ईयर एंड टू अगला साल, 12 महीने काउंट कर लें आगे। अब इसमें कितनी किस्तें आ रही हैं, एक, 625, कितनी आ रही है, एक, और अगली किस्त कब पे होने वाला, 6 महीने की है ना, तो 1 जुलाई में। आई कैप ने ना 2 किस्तें करंट लायबिलिटी में लिखी हुई है, 1250, हालांकि 625 बनता है, जनवरी से हम लोगों ने लोन लिए जन नहीं, पेमेंट कोड जो करंट लायबिलिटी देखते हैं ना, करंट लायबिलिटी देखते हैं ईयर एंड से आगे, सर, अगले 12 महीनों के अंदर कोई मेरी पेमेंट आ जाए वो करंट लायबिलिटी होती है। पीछे वाली भी काउंट हो। अब देखिए 30 जून के बाद आपने पहली किस्त कब देनी है, 1 जनवरी 17 को, कमेंसिंग फ्रॉम 1/1/17, और अगली किस्त फिर हर 6 महीने बाद, तो अगली जो पेमेंट बनेगी वो 1 जुलाई को बन रही है, तो इसका मतलब है जो 12 महीनों के अंदर किस्त बन रही है ना, वो 625 बन रही है।
1 जनवरी से 30 जून तक। हाँ, क्योंकि इस पूरे साल के अंदर सिर्फ एक ही केस बनी ना 1117 वाली, लेकिन आई कैप ने ना 1250 लिखा हुआ है, उसने 1250 लिख दिया करंट लायबिलिटी के अंदर, करंट लोन के नाम से, शॉर्ट टर्म लोन के नाम से, और बाकी 3750 उसने लिख दिया। देख, लेकिन ये असल क्या बनता है, 625 करंट लायबिलिटी और बाकी 4375 वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो अब आपने यही करना है कि आपने अगर इस तरह का मामला आ जाए तो नॉन करंट लायबिलिटी में लोन के नाम से जाएगा 4375 और करंट लायबिलिटी में क्या जाएगा 625। 300 भी जाएगा, वो इंटरेस्ट पेएबल के नाम से जाएगा, वो एक और लायबिलिटी है। क्लियर? ये देखिए वही वाली अमाउंट आ गई, ये तो बार बार रिपीट होनी है ना एडजस्टमेंट आपकी। कहते हैं जी एडमिन एक्सपेंस के अंदर, कहते हैं ऊपर जो आपके पास सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस पड़े हुए हैं ना, ऊपर नजर जो आ रहे हैं, एडमिन और सेलिंग एक्सपेंस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग 430 and 240 पेड फॉर द ऑफिस एंड पर्सनल प्रेमिसेस। ऑफिस एंड, अब ये तीसरी दफा एडजस्टमेंट आ गई है। कहते हैं द पॉलिसीज आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016। 6 महीने एडवांस जो तो है ना हमारा ऑफिस का 430, ये है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर, इसके अंदर 6 महीने का एडवांस है। तो क्या करेंगे, 215 एडवांस हो गया, तो 215 सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस से माइनस करंट एसेट के अंदर, और ये 240 पूरे का पूरा वहां से माइनस और ड्राइंग्स के अंदर ऐड। ये अब याद है फातिमा? सर जो उन्होंने ऊपर यहाँ पे एक्सपेंस ऐसे में बोला था फिर परचेजेस में माइनस करते ना। नहीं, परचेज में से नहीं माइनस करते होते, ड्राइंग में परचेज माइनस करते। ड्राइंग्स स्टॉक थोड़ी होता है, कैश भी तो हो सकता है, चेक भी हो सकता है। ड्राइंग्स अगर वो गुड्स कहेगा तो परचेज में से माइनस करते होते, अगर क्या कहेगा, गुड्स कहेगा। अच्छा, इसके ना पुराने लेक्चर भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को ज्यादा इशू है तो उसके भी वो 30 लेक्चर्स हैं टोटल, तो उसकी मैं वो प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। वो ये नहीं है, इसका तो अलग से, क्योंकि इस पर हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, वो और तरह से है, तो उसमें कोई इशू हो तो बता दें फिलहाल। तो ये तो तीसरी दफा एडजस्टमेंट आ रही है। लिखा क्या हुआ है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, उसके अंदर एक 430 की इंश्योरेंस शामिल है, जो कि एक्सपायर कब होनी है, दिसंबर 2016 के अंदर। हमारा साल का एंड है जून 2016, और इसने इंश्योरेंस कब तक पे कर दी हुई है, दिसंबर तक। अगले 6 महीने की भी पेमेंट कर दी है, तो अगले 6 महीने एडवांस हो गए, प्रीपेड हो गए। तो प्रीपेड को क्या करते होते, इंश्योर एक्सपेंस में से माइनस, और वो किस एक्सपेंस में माइनस करेंगे, जिसके अंदर वो शामिल है। एक्सपेंस में से माइनस 6 महीनों के, सारे नहीं। 430 का बनता है आधा, 215,000 215 क्योंकि 1000 में है, एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट, और ये 240 है पर्सनल प्रेमिसेस का। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को नहीं देखते कब एक्सपायर हो रहा है या कब एक्सपायर नहीं हो रहा, वो सारे का सारा ड्राइंग्स में ऐड होगा, सेलिंग एंड वाले एडमिन एक्सपेंस में से माइनस होगा। ऊपर लिखा हुआ है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, उसी में से माइनस होगा। उसका कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर 430 पहले लिखा हुआ एक्सपेंसेस के अंदर, उसमें सिर्फ 215 निकाल के करंट एसेट में लिख रहे हैं बस। क्यों लिखेंगे, वो दो दफा लिखा जाएगा नहीं, तो क्यों माइनस करना है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस का एक ही हेड है, उसके अंदर प्लस माइनस कर दो। आ जाओ बी पार्ट पे, रेंट एंड सैलरी अमाउंटिंग 13789 आर बी अक्रूड, ये तो कर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर ही प्लस कर देना और करंट लायबिलिटी में लिख देना, क्योंकि जब आपको ना पूरे एक्सपेंस का एक ही बॉक्स दे देना तो उसी में प्लस माइनस करते जाओ, अलग से बॉक्स होगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, ये एक्सपेंस में भी आएगा, करंट लायबिलिटी में भी। तो 240 की ड्राइंग चाहिए जी 240 की ड्राइंग कैश में से माइनस होगी, नहीं वो माइनस हो चुकी है पहले ही, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में लिखी हुई है। उसने जब पे किया था ना, तो ड्राइंग्स की बजाय किस में लिख दिया, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, बस वहां से निकाल के लिख देंगे। डाउटफुल डेट
रिड्यूस बाय, ये फिर हम कर लें। बताओ ब्रॉडन कितना है, ब्रॉडन कितना है, और भाई साहब ने कहा है कि रिड्यूस बाय 30, तो पता है क्रेडिट कितना आ गया, 150। बस इंक्रीज हुआ डिक्रीज, एसओपीएल के नाम से ये अदर इनकम में या एक्सपेंसेस में से माइनस, अदर इनकम या सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस में से खत्म हो गया सवाल। वो करेगी, कैरी ऑन ने माइनस होना ही होना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब भला डेटर की अमाउंट कितनी आएगी पता है, डेटर कितने पड़े हुए हैं, 3600। इस 3600 में से 49 भी माइनस होगा और 150 भी माइनस होगा। ठीक है, चले जी क्वेश्चन नंबर 5, समराइज ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि टोटल 4 सवाल हैं, 4 सवालों के अंदर फिर शायद कोई एक आधा कॉन्सेप्ट आएगा। ये कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, ये मैं सारे देख लूं चीजें फिर बताता हूं कॉन्सेप्ट कोई नई चीज है या नहीं। समराइज ट्रायल बैलेंस है जी, क्वेश्चन के अंदर आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके सारे के नाम देख लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बताया हो, रिटेन्ड अर्निंग बताया हो, और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट बताया हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का लफ्ज लिखा हो, एक ही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिटेन्ड अर्निंग, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट, या अगर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आए, इसका मतलब होता है ये पुराना हिसाब किताब आपके बैलेंस में पड़ा हुआ है। क्या, पिछले साल का प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि इतना प्रॉफिट जितना आया था ना, हमने कैपिटल में ऐड नहीं किया बल्कि अलग से लिखा हुआ। लॉस है वो भी अलग से लिखा हुआ है, प्रॉफिट है तो वो भी अलग से लिखा हुआ है। अब हमने इसका करना क्या है, अगर डेबिट साइड पर है तो ये लॉस है, डेबिट साइड पर है तो ये लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो प्रॉफिट। इस साल के नेट प्रॉफिट में प्लस करके कैपिटल में ऐड करेंगे अगर प्रॉफिट है, और लॉस है तो माइनस कर देंगे। मतलब आप लोग करते हो ना एंड पे कैपिटल प्लस, इस नेट प्रॉफिट के अंदर अगर पिछला लॉस पड़ा है तो यहां पे आके, एसओपीएल के अंदर नहीं, यहां पे आके अगर कोई पीछे इस नाम में से कोई भी पड़ा हो, अगर डेबिट साइड पर पड़ा है तो लॉस पड़ा हुआ है, और अगर क्रेडिट साइड पर पड़ा है तो प्रॉफिट पड़ा। तो सिंपल सपोज मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट आपको आ गया 500, और ये क्या है, डेबिट साइड पर है 30, तो आप 30 माइनस करके लिख दोगे 470 लिख दो। और अगर ये क्रेडिट साइड पर होता तो 500 में 30 प्लस कर देते। इसका मतलब है ये पुराना हिसाब किताब पड़ा है, डेबिट साइड पर हो तो लॉस है, क्रेडिट साइड पर है तो प्रॉफिट है। और करना कहां पर है, जाकर नेट प्रॉफिट के अंदर एंड पे जाकर प्लस या माइनस करके जो आंसर आएगा वो कैपिटल में प्लस माइनस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अब याद रहेगा, ओके है। चलिए हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट से माइनस किया, कैपिटल में जो आंसर आएगा फिर कैपिटल में वो प्लस से माइनस हो जाएगा। मतलब हम नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करते हैं ना, अगर कोई पिछला हिसाब किताब पड़ा है तो वो पहले उसको एडजस्ट करो, फिर जो आंसर आएगा वो कैपिटल में प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस। ये बात अब क्लियर होगी मारूख? चले जी, ड्राइंग 50 फिक्स्ड एसेट्स, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री। लो जी, दूसरा कॉन्सेप्ट भी साथ ही आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर क्या कर रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो होती नहीं है,
अगर जिंदगी में आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाए तो इसका मतलब है वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दे देगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री सब कुछ करके दे देगा। हमारे पास फिर ना आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, इसमें ना परचेज होगी, ना परचेज रिटर्न होगी, उसने क्या दे देगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी खुद ही फाइंड करके दे देगा। इस जैसा सवाल तो अब क्या करेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक तो हम दो जगह लिखते थे, एक कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते थे, अब तो उसने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दे दी, तो पर अब सिर्फ किधर जाएगा, ये करंट एसेट किधर जाएगा, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हुई है तो फिर हम दोबारा क्यों फाइंड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्ट माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ये माइनस कर देंगे नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी, ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अब सिर्फ करंट एसेट में लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं ना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा। अब अगर ये कंसेप्ट बन गया ना, अगर कभी जिंदगी में क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तो सिर्फ करंट एसेट में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल आपको फाइंड करके दी हो। अब देखते हैं है होगी या नहीं, आगे चलते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक इस तरह दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, तो फिर परचेजेस नहीं दी होगी, फिर परचेज ना परचेज होगी ना ओपनिंग स्टॉक होगा, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू एसेट एफ में नहीं आएगा, एसओएफपी में ही तो जाएगा। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, सीए मैंने कोई आपका नाम लिखा है, क्या ये तो बस बता दिया। करंट एसेट, और करंट एसेट कहाँ होते हैं, एसओएफपी। चलो समझाओ, आप मेरी बात समझ रहे हो तो मैं जवाब नहीं समझू, हाँ मुझे आगे समझ इस बात। समझ लग गई है तो फिर बात खत्म, मुझे आपकी बात समझने की जरूरत है, ठीक है। चले तो अभी आगे चलते हैं ना, तो ये बातें आगे क्लियर हो जाए। ट्रेड डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सबसे ज्यादा अच्छा ये आपको पता होता है, फौरन आप कहते हो बराबर। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल कैश एट बैंक 10%, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्रूवल एंड पेएबल, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपने वो कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग देते हो ना, फिर उसके नीचे लगते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कैरेज इन फलाना ढिमकाना, वो सारा खत्म। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हुआ इसलिए हम वो नहीं लिख सकते। हाँ, ये डायरेक्ट आपने क्या करना है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, वो हमारे पास डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस और मिसलेनियस इनकम, अदर इनकम आए जनाब। RL uses perpetual inventory method। अब परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है तो जर्नल एंट्री हमारी चेंज हो जाएगी। पहले अगर हम ड्राइंग्स की एंट्री पास करते थे, ड्राइंग्स टू परचेजेस, परपेचुअल में क्या एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है, और मजे की बात है जब भी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके दी हो ना, तो क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री की एंट्री ना कॉस्ट ऑफ सेल के साथ पास करते हैं। वो देखते हैं कैसे, वो अभी करने लगे हम सब। टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री ड्यूरिंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट carried out on 31st December 16, following matters were noted। सबसे पहले inventory shortage 2 million which is considered to be normal loss। कहते हैं 2 मिलियन की इन्वेंट्री शॉर्ट है और आप उसे कह रहे हो नॉर्मल लॉस है। ये बताओ नॉर्मल लॉस की क्या एंट्री होती है, नॉर्मल लॉस की एंट्री अगर ये होता ना पीरियोडिक तो फिर तो एंट्री पास नहीं करनी थी, लेकिन उसने खुद ही कह दिया परपेचुअल, तो अब नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी। बताओ किसको याद है नॉर्मल लॉस की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री। तो मैंने तो आपको एक ही बात की है, हमें फजूल लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट मुश्किल है, एंट्री पास करो सवाल ही खत्म हो जाता। अब देखें कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कितनी अमाउंट से, अब बताओ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो रहा है माइनस, प्लस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, पर एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ रहा होता है। कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस और इन्वेंट्री में होगी एडजस्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री, और तो इन्वेंट्री है ही नहीं इस सवाल के अंदर, और कोई इन्वेंट्री है ही नहीं। क्लियर? अगला
Goods costing 15 million were damaged in fire and have no sale value. Abnormal loss की एंट्री क्या होती है? Abnormal loss डेबिट, और क्रेडिट किसे करते हैं? हैं? तो परपेचुअल सिस्टम है। अल्लाह आपको जन्नत दिखाए। अब इसके बताएं ये किधर जाएगा? एसओपीएल के अंदर अदर एक्सपेंस में, और इन्वेंट्री में से एडजस्टमेंट होगी। Goods costing 1 million were withdrawn by the owner for his personal use, but no adjustment made in the books. Drawings to inventory. कितनी अमाउंट? 1 million से ड्राइंग्स में जाकर प्लस और इन्वेंटरी में से माइनस। नहीं तो मैंने कौन से सेल वैल्यू से एंट्री पास? मैं सेल कर रहा हूं, उसकी एनआरवी 0 है। अगर कोई एनआरवी होती तो फिर मैं एनआरवी लॉस की एंट्री पास करता। अब एनआरवी तो 0 होगी तो इसका मतलब सारा ही लॉस है, तो पूरा लॉस की एंट्री पास करते। इसके बाद लास्ट, goods sold on credit 7 million were returned but have not been accounted for. These goods sold at a cost plus 40%. तो आपको पता है परपेचुअल सिस्टम है, तो परपेचुअल सिस्टम में सेल की 2 एंट्रीज पास होती है, याद है? कौन कौन सी एंट्री होती है ज़ैनब? कौन सी 2 एंट्रीज होती है? एंट्री बताओ, एंट्री। बाकी लोग ना 7 मिलियन की कॉस्ट फाइंड करें तब तक हम एंट्री पास कर लेते हैं। हाँ, 7 मिलियन का 40% मार्कअप के साथ फाइंड करें जी। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है परपेचुअल में? 2 एंट्रीज। एंट्री तो बताओ, डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं? हाँ, सेल रिटर्न डेबिट को क्रेडिट। सेल रिटर्न डेबिट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल ये पहली एंट्री, फिर इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल ये होगा 7 मिलियन से, और ये हो जाएगा। कोई एंट्रीज याद किए बगैर ना आप छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो ना, तो एंट्री तो ऐसे फौरन पता होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई नाम पूछे, हाँ जी भाई नाम बताओ, आप कहोगे पता नहीं। जैसे अपना नाम याद रखते हो ना, ऐसे एंट्रीज याद रखो जी। सेल रिटर्न, सेल में से माइनस, अकाउंट रिसीवेबल में से भी माइनस, इन्वेंट्री में, कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा पहले एंट्री समय लगी। से परपेचुअल सिस्टम में सेल रिटर्न की 2 एंट्रीज होती, वो 2 एंट्रीज पास होगी। अब सेल रिटर्न सेल में से माइनस होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, प्लस हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है तो बढ़ता है, क्रेडिट होता है तो माइनस माइनस। ठीक होगी बात? चले जी, डन। अब ये चारों एंट्रीज पहले भी इस तरह की बात, सिर्फ अगर पीरियोडिक होता तो लफ्ज परचेजेस आ जाता, नॉर्मल लॉस की फिर कोई एंट्री ना होती। अब नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है, अब नॉर्मल लॉस टू परचेजेस, ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेजेस, और सेल की भी एक एंट्री होती है सेल रिटर्न टू अकाउंट सेल। बस आगे बढ़ते हैं। सर ये मुश्किल लग रहा है जी, मुश्किल लग रहा है। क्या चीज मुश्किल लग रही है बताएं? पता नहीं तो आपको मुश्किल लग नहीं क्या बताओ ना, क्या चीज मुश्किल लग रही है? पेपर में हो जाएगा। अच्छा आपको फ्यूचर की फिक्र है, उसकी छोड़े, अभी देखिए अभी समय लग रही है बस। ओके, अगर आप पहले से कंसीडर कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, वो अब वो भी एक सरदार साहब थे, तो वो घर से बाहर निकले तो आगे ना केले का छिलका पड़ा तो गिर गए। दूसरे दिन जब वो दरवाजा खोला तो आगे छिलका पड़ा था, कहता है आज फिर गिरना पड़ेगा। तो आप अभी पेपर में कौन सा सवाल आपको आना है?
वो देखेंगे, सिंपल उसमें भी यही करना है, यही सवाल होंगे, यही एडजस्टमेंट होगी, आप इसको तैयार कर लो, पेपर हो जाएगा। और वैसे भी क्या होगा, नहीं आ गए तो ना आओ, हमने तो 100 नंबर लेना है, 50 नंबर लेने हैं, पीछे कम रह जाएगा ना, फिर 30 नंबर रह जाएंगे पीछे। उस 30 को ना गलत करना, तो मैं जान के थोड़ी करूंगी। तो बात होगी नहीं। फिर आप ना अभी फ्यूचर की ना सोचा करो, हाल में जियो, पेपर सिखा देंगे। ठीक है, तो आराम से चिल। आए जी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये भी सवाल देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट हम नहीं लिखते होते, नेट कर देते, ऐसा ही है ना। वर रिकॉर्डेड एट द ग्रॉस अमाउंट 20 मिलियन, हमने ग्रॉस अमाउंट लिख दी। अब आप कह रहे हो ना जी मुझे भूल जाएगा, अल्लाह के बंदो ये नहीं भूलेगा, आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। 20 मिलियन आपने एक सेल की, उसमें 5% डिस्काउंट दिया था, लेकिन आपने पूरा 20 मिलियन लिख दिया। क्या ऐसा करना चाहिए था या 5% माइनस करके लिखना था? ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करके लिखते हैं। आपने सेल पूरी लिख दी, तो कितना ज्यादा लिख दी सेल? 1 मिलियन से। अब क्या करोगे, सेल से भी माइनस कर दो, रिसीवेबल से भी माइनस कर दो, क्योंकि ये सेल किसके ऊपर थी? मतलब एंट्री पास करनी थी 19 मिलियन से, एंट्री पास करनी थी अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, कितनी अमाउंट से? 19 मिलियन से। आपने कितने से कर दी? 20 मिलियन से। 1 मिलियन ज्यादा, सेल से भी माइनस और अकाउंट रिसीवेबल से भी। अगर आप कहते हो जनाब एंट्री क्या बनेगी, तो सेल और अकाउंट रिवर्स एंट्री हो जाएगी 1 मिलियन से, क्योंकि आपने क्या एंट्री पास की थी? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, कितनी अमाउंट से? 20 से की थी। 1 मिलियन से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाए हुए हैं, 1 मिलियन से सेल बढ़ाई हुई है, तो 1 मिलियन से सेल भी कम कर दे और 1 मिलियन से अपने अकाउंट रिसीवेबल भी कम कर दे। ये एंट्री के साथ कर लो, ठीक है। वो एंट्री तो सहारा है, डायरेक्ट समझ लग जाए तो डायरेक्ट कर दिया करो। जब डायरेक्ट समझ लग रही हो तो डायरेक्ट कर दिया करो। एंट्री तब पास करते होते हैं जब डायरेक्ट समझ ना लग रही। तो अब सेल से भी माइनस और अकाउंट सेल से भी माइनस। इसके बाद repeated entry. 2 million were recovered in full and final settlement of the outstanding balance out of 3 million which had been written off last year. The amount recovered was credited to trade debtor account. Repeated entry है ये। अब मैं आपका, अब देखो जो एंट्री हम करके जाए, मैं यहां पर आपको पढ़ा के भेजू, अगर आप वो जाकर उधर गलत कर दो तो फिर तो ज्यादती है ये। कोई नई एंट्री आ जाए उसको भी हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ये क्या हो सकता है, कर दो। गलत हो गया तो वो 1 नंबर खत्म हो जाएगा, सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा। अब आपका 20 नंबर का ये सवाल है, सारे एडजस्टमेंट गलत नहीं हो सकती, कोई एक आधी एडजस्टमेंट गलत हो सकती और वो 2-4 नंबर कट जाएंगे। बात इसमें से तो 10 नंबर आराम से आ जाते हैं। यानी आपको ये है कि एफर्ट करते रहो, सच्ची एफर्ट, काम आसान होता है। दोबारा याद करें ये एंट्री, 2 मिलियन एक बंदे से 3 मिलियन रिसीव करना था, उसको हमने कह दिया थी बैड डेट्स, वहां से 2 मिलियन आ गया, हमने क्रेडिट टू ट्रेड डेटर गलत कर दिया। जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम बैड डेट्स रिकवर्ड को लिखते हैं, डेटर्स को क्रेडिट नहीं करते। अब क्या करें, उसने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, गलत किया, डेटर्स में ऐड कर देंगे और बैड डेट्स रिकवर्ड को कहां पर लिख देंगे, या लेजर में लिख देंगे या अदर इनकम में डायरेक्ट लिख देंगे। जहां मर्जी लिख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बैड डेट्स का लेजर बनाएंगे वहां पर बैड डेट्स रिकवर्ड लिख लो या कहां लिख लो, डायरेक्ट अदर इनकम में। और डेटर से क्या करोगे, आपने इसको डेटर में से माइनस किया हुआ है, बैड डेट्स रिकवर्ड को डेटर में क्रेडिट नहीं करते होते। अब ये देख ले, उसने लिखा हुआ है द अमाउंट रिकवर्ड वाज क्रेडिटेड टू, और ये एज इट इज एडजस्टमेंट हमने पहले पढ़ी हुई है। क्या करेंगे फिर, अकाउंट रिसीवेबल में 2 मिलियन प्लस कर देंगे, 3 मिलियन नहीं क्योंकि मिले 2 मिलियन है, और बैड डेट्स रिकवर्ड में जाकर लिख देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड में जाकर अदर इनकम में लिख देंगे या लेजर में लिख देंगे, खत्म होगी बात। अब आप ये देख लो, डेटर को 3 चीजें अफेक्ट कर चुकी हैं। एक शेयर रिटर्न वाली बात, वो 7 मिलियन, फिर उसके बाद ये 1 मिलियन वाली बात ट्रेड डिस्काउंट वाली,
अपनी एंट्रीज के अंदर देखो, और ये एक बैड डेट्स रिकवर्ड 3% प्रोविजन मेंटेन करनी है। तो आए जरा लेजर बना ले। ब्रॉड और कितना है, ब्रॉड और कितना है 12, बैड डेट्स रिकवर्ड कितने हैं, अब इधर लिख दिया तो बात बाकी खत्म, इधर लिख लिया ना, अब अदर इनकम में दोबारा नहीं लिखेंगे। कैरिड ऑन कितना कह रहा है वो 3%। मुझे बताओ डेटर्स कितने थे 400। 400 में से सबसे पहले तो माइनस करें से रिटर्न वाला, फिर माइनस करें 1 मिलियन वो डिस्काउंट वाला, ट्रेड डिस्काउंट वाला, और 2 प्लस कर दें बैड डेट्स रिकवर्ड वाला। हमारे कितने डेटर हो गए 390 मल्टीप्लाइड बाय 3%, 11.82, ये आ गया 14, इधर भी 14, SOPL कितना 2 ये अदर इनकम में लिख देंगे। इसको जाकर कौन सी डेटर की अमाउंट से, 394 में से, क्योंकि 400 में से 7 भी माइनस करना है, 1 भी माइनस करना है, 2 प्लस करना है, और 11.82 भी माइनस करना है। बैड डेट्स की एंट्री होगी। मिसलेनियस इनकम इंक्लूड 12 मिलियन रिसीव्ड अगेंस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन 30th अप्रैल 17। हमारा ईयर एंड क्या है, जून दिसंबर है, दिसंबर 16। लो जी, इस 12 मिलियन के अंदर फिर कितना एडवांस है इनकम, 4 महीने की कितनी एडवांस इनकम है, क्योंकि एक्सपायर हो रही है अगले साल के 30 अप्रैल को, तो ये आ गया 4, पहले 12 को डिवाइड कर दो 12 पे और मल्टीप्लाई कर दो 4 एडवांस इनकम। और इस 4 का क्या करेंगे, 12 में से नहीं, वो जो उधर अदर इनकम के अंदर शामिल है ना, उस अदर इनकम में से माइनस करके करंट लायबिलिटी, अदर इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी। एडवांस इनकम की क्या एंट्री होती है, मैं क्या रिपीट करूं, एडवांस इनकम का क्या करते हो, इनकम में से माइनस करंट लायबिलिटी, बस इसमें से इनकम निकालनी थी। 12 मिलियन सालाना था, 4 महीनों का एडवांस था। कैसे पता चला, 30 अप्रैल को एक्सपायर हो रहा है, तो 30 अप्रैल को 4 महीने एक्स्ट्रा बनते हैं। लेकिन वो खुद कह रहा है कि इसमें शामिल है ये ऊपर मिसलेनियस इनकम की ना अमाउंट गिवन है, ये आपको ये इसमें से 4 माइनस कर देंगे और कहां पर लिख दें इस 4 को, करंट लायबिलिटी, क्योंकि एडवांस इनकम है ना। आगे चलते हैं। एनुअल रेंट अमाउंटिंग 24 मिलियन was paid in advance on 1st October 16 is charged as an expense। कहता है 24 मिलियन को सारे का सारा एक्सपेंस लिखा हुआ है, हालांकि 1 अक्टूबर को पे किया था 12 महीनों का, तो इसमें एडवांस कितना होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो हमारे महीने हैं, 9 मंथ का एडवांस है। तो 18 को क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस और करंट एसेट। अच्छा, उसने लिखा हुआ ना, कहीं लिखा हुआ रेंट एक्सपेंस, अगर रेंट एक्सपेंस नहीं है तो वो सारे एक्सपेंस फिर इसके अंदर ही है। अगर लिखा हुआ ना सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, उसका मतलब है ये सारे एक्सपेंसेस है। जो एक्सपेंस का नाम गिवन हो ठीक है, जो एक्सपेंस का नाम ना हो ना वो इसके अंदर ही है, क्योंकि सेलिंग एडमिन एक्सपेंस क्या होता है, रेंट, सैलरी, वेजेस, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, ये सारे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें से 18 मिलियन माइनस करके करंट एसेट में लिख देना। फिर लॉन्ग टर्म लोन वाली बात आ गई, और जो 6 होगा वो एक्सपेंस है, वो 24 का 24 एक्सपेंस में उसने लिखा हुआ था, पूरे पढ़े। एनुअल रेंट 24 पेड इन एडवांस चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस। इसका मतलब उसने 24 मिलियन एक्सपेंस में लिखा हुआ है, हालांकि उसमें 18 मिलियन क्या है, एडवांस। तो हमने सिर्फ एडवांस की एडजस्टमेंट करनी है, 18 माइनस कर देंगे और उसको किसमें लिख देंगे, करंट एसेट। 18 माइनस तो करेंगे ना, 18 माइनस करना है ना, 18 माइनस करके उस 18 को कहां लिखेंगे, करंट एसेट। करंट एसेट ये 24 मिलियन पहले ऐड हुआ, 24 मिलियन पहले एक्सपेंसेस के अंदर ऐड हुआ।
ये बस ये लिखेंगे। नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें लिखा हुआ है चार्ज एज एन एक्सपेंस। ये नॉर्मल एक्सपेंस की ऐसे एंट्री होती है। प्रीपेड का क्या करते हैं, एक्सपेंस में से माइनस करंट एसेट। 7वीं एडजस्टमेंट, अच्छा ये तो सिंपल है ना, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जी सर। ये तो डेप्शन माइनस करके डेप्शन लेंगे, एसेट में भी माइनस कर देंगे और ये आ जाए पुरानी एडजस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 Feb 2016 एंड पेएबल इन 2020। लो जी सारे ही नॉन करंट लायबिलिटी है, लेकिन इंटरेस्ट कितना बनता है, 1 Feb को आपने लिया, टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 11 महीनों का, 1 Feb को लिया ना, और दिसंबर तक, जनवरी तो बनता ही नहीं इसके अंदर। आगे देखिए, हमने इसमें से ढूंढना है कितना पे कर चुके हैं, कितना पेएबल है इंटरेस्ट। कहते हैं इंटरेस्ट देयर हमने सेमी एनुअली 1 अगस्त को पे करते हो, जो 1 अगस्त को पे करते हैं वो पेड है, क्योंकि हमारा ईयर एंड क्या है दिसंबर, और दूसरा कब पे करना है 1 Feb, तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक अनपेड है। आपने पे करने की 2 डेट्स है, एक है 1 अगस्त और एक है 1 Feb, और ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर। तो यहां तक जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा पे हो चुका है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पेएबल, क्योंकि इसकी पेमेंट की डेट बाद में है। तो अगस्त से लेकर बताया 1 अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीने। लोन कितना है ऊपर 120, रेट कितना है 10% मल्टीप्लाई बाय 5/12। तो भी पेएबल ही रहेगा फिर भी। नहीं, लेकिन वो तो अगले साल का है ना पेएबल, हमने दिसंबर तक पेएबल देखना है बस। 5 इस 5 पे क्या करेंगे, एक तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ऐड भी करेंगे और इसको ग्रांट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। देखिए 120 का 10% लिया, मल्टीप्लाई, ये बात समझ लें कि 5/12 की है नहीं, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया 5 में। जी अभी तक पे नहीं किया, क्यों नहीं पे किया, क्योंकि इसकी पेमेंट की डेट है 1 Feb, और ईयर एंड कब हो गया जी 1 Feb को तो लिया था, लोन ही 1 Feb को लिया है, तब तो नहीं इंटरेस्ट देंगे ना, टाइम गुजरेगा तो इंटरेस्ट बनता है ना। तो अगस्त तक जितना इंटरेस्ट बना वो पे कर दिया, फिर अगस्त से लेकर अगला पेमेंट कब आनी थी फेब के अंदर, लेकिन ईयर एंड हो गया पहले। तो जब तक हम देखते ना लास्ट पेमेंट को देखते थे, तो लास्ट पेमेंट तक ईयर एंड के दरमियान में 5 महीने है जो अनपेड है। करंट लायबिलिटी में है, करंट लायबिलिटी में भी आएगा और फाइनेंशियल चार्जेस में ऐड भी होगा, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा, प्लस होगा, लायबिलिटी बन गई, पेएबल है ना, अनपेड या पेएबल एक ही बात है। और फाइनेंस कॉस्ट में 11 आएगा, फाइनेंस कॉस्ट नहीं, उसके अंदर ना ऊपर 11 नहीं आएगा, वो पहले ये जो जितने पहले गिवन है ना उसमें बस 5 जाकर ऐड कर देंगे, क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस बैंक चार्जेस भी तो होते हैं ना, वो बैंक चार्जेस भी उसके अंदर हो सकता है शामिल। चले जी बस काफी हो गया मेरा आज के लिए। रिपोर्टिंग भेज दीजिएगा लास्ट वो तो डेप्रिसिएशन है सर, रिपोर्टिंग भेज दीजिएगा।